झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में तमाम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। देखते हैं इंटरव्यू में निशिकांत दुबे ने क्या बड़ी बातें कही। निशिकांत जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप पॉडकास्ट में आए। तो नवीन कपूर भी पूछेंगे कुछ सवाल, मैं भी पूछूंगी। नमस्ते। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आपके ट्वीट से। रोज कोई नया बवाल होता है। आज का जो है आपका ट्वीट, आपने लिखा है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के परिवार का अमेरिका के साथ सरेंडर। नेहरू जी ने 1963 में हमारे ओडिशा का चरबटिया एयरपोर्ट अमेरिका को दे दिया। गुलामी और देश बेचने तोड़ने की मानसिकता ने हमें पाकिस्तान की तरह अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया। ये काला अध्याय मन विचलित भी है और व्यथित भी है। दिस इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट वी हैव फॉर आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स हु वांट टू सी इट। तो ये बताइए, ये कौन सा एयरपोर्ट था और ये दस्तावेज आपके पास आए कैसे, इतने पुराने? नहीं, ये दस्तावेज ऐसे नहीं है कि एक्सक्लूसिव दस्तावेज है। ये दस्तावेज जो है डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जी, जो यदि थोड़ी कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा। और मुझे पढ़ने की आदत है। मैंने मैक्सिमम जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, येल यूनिवर्सिटी हो, सभी के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। अच्छा। तो रात में जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो फिर मैं उसी तरह के रिसर्च में जो है, और ये सारी रिसर्च मेरी खुद की व्यक्तिगत है जी। मेरे पास कोई रिसर्च की टीम नहीं। चाहे पार्लियामेंट में मैं भाषण दे रहा हूँ, चाहे मैं ट्वीट कर रहा हूँ या कहीं कुछ बोल रहा हूँ, तो वो मेरी अपनी खुद की रिसर्च है। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है उस रिसर्च पर कि मैं सही बोल रहा हूँ या मैं गलत बोल रहा हूँ। तो आज जो मैंने किया ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप ये समझें कि 47 में हम आज़ाद हो गए और 47 के बाद जिंदगी भर, मतलब बचपन से हम भी पढ़ते रहे, आप लोग भी पढ़ते रहे कि हमने ये डिसाइड किया कि ना हम रूस के साथ हैं ना हम अमेरिका के साथ हैं। हमने नैम बनाया, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो चालू हुआ। और उसका आपको पता है कि बांडुंग सम्मेलन हुआ 60 में, तो बहुत बड़ा एक नैम कंट्रीज का जो है एक सम्मेलन हमने स्टार्ट कर दिया, गुटनिरपेक्ष देशों का। मैं वापस आपकी ट्वीट सीरीज पे आता हूँ। एक आपका ट्वीट आया था जिसमें आपने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ब्रिटिश की हेल्प से हुआ, ब्रिटिश सोल्जर्स वहाँ थे। ये बहुत एक अलार्मिंग चीज है, इस पर आप थोड़ा जोर डालेंगे अगर आपने इस पर रिसर्च कुछ करी है तो? ये आप समझें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 84 में हुआ, जून 84 में हुआ। और वो जो डॉक्यूमेंट मैंने दिया वो इंटरनल डॉक्यूमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स को जो है उसने इंटरनल डॉक्यूमेंट दिया है। ये डॉक्यूमेंट है जनवरी फरवरी का। आप समझें कि 5-6 महीना पहले आप थैचर को जो है कॉन्फिडेंस में लेकर कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन ब्लू स्टार करने वाले हैं, हम स्वर्ण मंदिर जाने वाले हैं, भिंडरावाला को आपने पैदा किया, भिंडरावाला के साथ निहत्थे को मारने वाले हैं, और आपने जो है उनकी मदद ली। ये पूरा डॉक्यूमेंट हमने दिया। इसका एक दूसरा सीरीज जो है मैंने जानबूझकर अभी छोड़ा हुआ है कि कांग्रेस जब कभी हल्ला करेगी तो मैं बताऊंगा कि इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, स्मिता जी, बड़ा आपको आश्चर्य लगेगा कि मार्गरेट थैचर को इंदिरा जी ने चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी मेरे पास है, वो चिट्ठी मैं किसी दिन जो है ट्वीट करूंगा। उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या क्या किया। यदि हम सार्वभौम राष्ट्र हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, और तो आप जो है दूसरे देश को बताएंगे कि हमने इस आधार पर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, इसमें ये हो गया, इसमें इतनी कैजुअलिटी हो गई। तो ये पूरा का पूरा, और जिस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उस वक्त ब्रिटेन के डिफेंस के अफसर अमृतसर में मौजूद थे, और उस वक्त जून में मौजूद नहीं थे, वो जनवरी फरवरी से लेके जून तक मौजूद थे। ऐसा कहीं होता है? अपने देश के नागरिक, और सबसे जो महत्वपूर्ण जो है सिखों के लिए स्वर्ण मंदिर से ज्यादा प्रतिष्ठित जो है, या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या धार्मिक जो है कोई जगह नहीं है, आपने वहां जो है तोप चलवा दिया साहब, आपने निहत्थे को मार दिया साहब, और अपने से नहीं मारा, आप जो है दूसरे देश के सेना को बुलाकर मरवाते हैं। तो यही मैंने कहा था, और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती। उसमें आई रिमेम्बर दिस, क्योंकि वो 2018 में वो रिलीज हुई थी वो डॉक्यूमेंट्स। तो उस टाइम देयर वाज अ लॉट ऑफ टेंशन इन ब्रिटेन आल्सो कि अगर हम ये रिलीज करेंगे तो, क्योंकि उनके यहाँ भी सिख पॉपुलेशन काफ़ी है, कि क्या वहाँ की जो सरकार थी वो वर दे हैंड इन ग्लव विद इंदिरा गांधी। तो उस वक्त आया था क्लैरिफिकेशन कि हमें बताया गया था, हमसे पूछा नहीं गया था, ना हमने मदद की थी। इंदिरा गांधी ने इन्फॉर्म किया था, कोई इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हुआ नहीं था।
इंफॉर्मेशन दिया गया था। नहीं, आप मेरा ट्वीट देखिए ना, वो ट्वीट जो मैंने किया है, उस ट्वीट में वो एक पेज जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वहां के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लिखा है, उसने साफ लिखा है, उसने कमेटी को साफ लिखा है कि हमसे मदद मांगी गई थी, हमारे लोग गए थे और हमने उनको कोऑपरेट किया है। आपने एक पूर्व हमारे इलेक्शन कमिश्नर को बोला मुस्लिम कमिश्नर है, क्या मतलब आप कभी आप मराठी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ खोल देते हैं, क्या चाहते हैं आप? जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया 2009 में गोड्डा, तो मुसलमान की आबादी जो है 1.5-2 लाख के आसपास, और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन मुझे लगता है कि 4 लाख के आसपास। कितने टाइम में? 10-12 साल में। और ये बढ़े तब जबकि एसवाई कुरैशी साहब जो है इलेक्शन कमिश्नर थे। आज जो एसआईआर हो रहा है बिहार में और जिस तरह के डाटा आ रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे देश के नागरिक हैं। तो जब दूसरे देश के नागरिक को आप जबरदस्ती वोटर बनाओगे, और जब मैं खुद अपनी समस्या में ग्रसित हूंगा, जब मैंने देखा कि मिस्टर कुरैशी जब इलेक्शन कमिश्नर हुए तो आप समझिए कि 170% जो है वोटर बढ़े मुसलमानों में, हिंदुओं में वो केवल 12% बढ़े, और जो मुस्लिम बूथ थे उसमें 170% के आसपास एवरेज बढ़े, किसी में 250% भी बढ़े, किसी में 50% भी बढ़े। और अभी भी जो विधानसभा का इलेक्शन हम लोगों ने किया, ये जो राहुल गांधी साहब कहते हैं, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि झारखंड चुनाव विधानसभा के पहले जो है हमारी पार्टी ने जो है कई एक बार इलेक्शन कमीशन को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया कि 33 ऐसी विधानसभा है जहां की लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव आते आते 50% से लेके 147% तक वोटर बढ़े। वो मैक्सिमम वोटर जो है मुस्लिम इलाकों में बढ़े। तो जब ये होगा तो आप क्या कहोगे? आप मेरे स्थान पर आकर देखो। नहीं, 2009 से आपने क्या उस वक्त आपने कोई पिटिशन दिया, क्या आप बोले संसद में कि ऐसे बढ़ रहे हैं यहाँ पे इन इलाकों में? आप मुस्लिम बूथ कह रहे हैं, यानी कि उस एरिया जहाँ पे मुस्लिम बहाल है। हाँ, उस एरिया में अगर आपने क्या कुरैशी जी आपसे मुलाकात की, आपने बात किया या आपने बात उठाई, आपकी पार्टी ने बात उठाई कि ये सडनली एसआईआर हो गया? 2009 से लेके 2025 तक गूगल में आप सर्च करिए, मैं एक ऐसा आदमी हूंगा जो पिछले 15 साल से कंसिस्टेंट एक बात बोलता कि हमारे यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। बिहार में एनडीए मुझे लगता है कि 2/3 बहुमत से जीतेगी। ये जो आप कह रहे हैं सीमांचल पे जो इफेक्ट हुआ है, मुसलमान वोटर तो आपको वोट नहीं देगा। नहीं, मुसलमान वोटर मुसलमान को ही वोट देते ना। वहां तो मुसलमान में ओवैसी के 5 आदमी जीते उसी सीमांचल से, और वो चले गए, वो सभी आरजेडी में जीत गए, सब चले गए। तो ये तो मुसलमान वोटों के जो संरक्षक हैं, ओवैसी जी, कांग्रेस जी और आरजेडी, ये अपना सोचते रहे। जहां तक हमारा सवाल है, हम मुसलमानों के लिए अच्छा ही काम किए हैं। माननीय मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं वो मुसलमानों के पास ज़्यादा जा रही हैं। तो जो भी गरीब मुसलमान होंगे, जैसे वक्फ एक्ट पास हुआ, हमने गरीब मुसलमानों के लिए करने का कोशिश किया, तो हमारा भरोसा है कि गरीब मुसलमान हमको वोट देंगे। जो अल्ट्रा राइट विंग है आपकी पार्टी के जो समर्थक हैं, जो अल्ट्रा राइट पे हैं, वो बहुत नाराज हैं मोदी जी से और आपकी पार्टी से कि आप जो हैं वो आप हिंदू सुप्रीमिस्ट कहे जाते हैं आपकी पार्टी, लेकिन आप इतना कुछ करते हैं मुसलमानों के लिए। तो 2 व्यूज हैं इसके बारे में। क्यों आप कर रहे हैं? जो आपको वोट देंगे ही नहीं, आप उनके लिए भलाई करते जा रहे हैं। जो उस तरह के लोग हैं वो खुद ही प्रधानमंत्री बनकर जो है मुसलमानों को भगा के दिखा देना। ये देश संविधान से चलता है। संविधान में जो है किसी प्रकार का कोई भी फंडामेंटल परिवर्तन नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत संविधान में किसी प्रकार का फंडामेंटल परिवर्तन कर ही नहीं सकती। ये देश इसी तरह से चलता है, और उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, फारसी, सबको जो है, पारसी, सबको बराबर का अधिकार है। और बराबर का अधिकार है तो जो भी योजनाएं होंगी वो उनको मिलेंगी। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना कि उस तरह के जितने लोग हैं उन्हीं को बैठा दीजिए प्रधानमंत्री। किसी की कोई हैसियत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये देश है भैया, ये देश उसी तरह से चलेगा। सेकुलर कंट्री है और सेकुलर कंट्री रहेगा। और
हमको फक्र है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमको इस तरह का संविधान दिया जिसमें हमारे जैसे लोग सांसद बनकर आए, और दोनों में इतनी आस्था है तो सभी लोगों को मुझे बाबा कहते हैं। अच्छा, सर बाबा से एक और बात याद आई, एक और योगी बाबा पे आपके कुछ कमेंट्स आए हाल में। आपने पता नहीं मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने क्या बोलना चाहते थे। अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझाएं कि दिल्ली में जगह खाली नहीं है, ये सवाल ही कहाँ उठ रहा है और ये सवाल क्यों उठ रहा है? वैकेंसी के बारे में देखिए, वो पूछा यह गया कि आप मोदी के बाद किसको देखते, तो मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। और इसीलिए नहीं मोदी नजर आ रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री। जब आप क्षेत्र में काम करते हो, रहते हो, मैं 2009 में भी चुनाव लड़ा और 2009 भी जीता, तो मैं ये बड़े के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के आने के पहले मैं सांसद हूं। वास्तविकता वो नहीं है। मैं केवल 6,000 वोट से जीता, किसी तरह से जीता। मुझे 1,90,000 वोट आया, दूसरे को 1,84,000 वोट आया, तीसरे को 1,72,000 वोट आया, चौथे को 80,000 वोट आया, और मैं लगभग 6 की 6 विधानसभा हार गया। कहीं किसी से हारा, कहीं किसी से हारा। ये मतलब बड़ा, मैं आपको बताऊं कि उदाहरण है कैसे जीता जाता है चुनाव। लेकिन जब मोदी जी आए तो वो वोट बैंक, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कभी नहीं था, गरीबों का खासकर जो वोट बैंक है, वो शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उनकी आस्था मोदी जी के प्रति। किसी को सुनने में अच्छा लगे, किसी को सुनने में बुरा लगे। आज की डेट में मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए। बड़ा अच्छा माहौल हो सकता है कि मोदी जी जो है वो आराम से चले जाए। जिस दिन मोदी जी चले गए, मेरी बात लिख लीजिए और इसको जब कभी भी होगा चलाइएगा, ये 20 साल चलता रहेगा। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीती। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। मोदी जी को हमारी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का तो अपना जीवन हो गया, वो उनका तो जीवन भर वो पूर्व प्रधानमंत्री के नाते जितनी व्यवस्थाएं हैं उनकी चलती रहेंगी। इसके लिए थोड़े वो सत्ता में आए हैं। 2047 का यदि विकसित भारत बनाना है तो आपको मोदी जी को, जब तक उनका शरीर साथ देता है, और इस देश में हुआ है 82 साल में जो है मोरारजी भाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह का, और किसी के मन में सोच कैसे। और उसी में फिर मैंने कहा कि 2017 का चुनाव जब हम लड़े तो 2017 में उत्तर प्रदेश में कोई फेस नहीं था। फैक्ट तो यही है। मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। आज भी मोदी जी की ही के नाम पर हम जीत कराते हैं। यही मैंने कहा था, इसमें कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। और फिर मैं वही बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं आप चुन पाए अभी तक? 1 साल से बात चल रही है, कभी इनका नाम कभी उनका नाम, कंसेंसस नहीं बन रहा। आरएसएस जो है वो कोई और नाम देना चाहता है। नहीं, समस्याएं बहुत थी। देखिए क्या है कि मोदी जी के ऊपर कार्यकर्ताओं का, जनता का इतना विश्वास है कि उन्होंने कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो सभी लोगों को 400 सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा 400 सीट जीत ही रहे हैं, एक आदमी हार जाएगा तो क्या होगा। तो 399 करने के चक्कर में 240-41 पे आ गए। जनता जो है वो मोदी जी के साथ थी। हम 400 सीट से ज्यादा जीत सकते थे। जो अपने ही सांसदों के खिलाफ जो है, अपने ही पार्टी के लोग मिलकर जो है उन्होंने उनका हराने की कोशिश की। इसीलिए मैं 240-41 पर भी आ जाता हूं। उस सिचुएशन में हमारे लिए हरियाणा का चुनाव, हमारे लिए महाराष्ट्र का चुनाव, यह बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हमने हरा दिया। हमने पहली बार ऐसा मैंने देखा कि 90 सीट लाने वाली पार्टी को लगता था कि हमने हरा दिया। तो उसमें कंटिन्यूटी की आवश्यकता थी, मजबूती की आवश्यकता थी। हम जीते। जीतने के बाद, इसके बाद जो दूसरा माहौल बना ये पाकिस्तान वाला, तो धीरे धीरे ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोड़ पर हम आकर खड़े हो गए जिसमें कि लगा कि पार्टी, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में भी 27 वर्ष के बाद हम आए। दिल्ली में केजरीवाल जी को हराना सबसे ज्यादा जरूरी था। तो इन सारे चीजों में कंटिन्यूटी होती रही, उस कारण से डिले हुआ, और कोई कारण नहीं। अपने ही लोग किसके बारे में कहते हैं कि अपने ही लोगों की वजह से हारे? अपने लगे जो कार्यकर्ता हैं उनको लगा कि सब तो बढ़िया है, मोदी जी 400 सीट तो जीत ही जाएंगे। अलग अलग जगह पर जो कार्यकर्ता थे,
प्रत्येक सीट पर, जैसे मेरे यहाँ ही लगे हुए तो थे। उबासी आरएसएस को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं, आरएसएस अलग चीज है। मैं भारतीय वो तो जनता आए पार्टी नहीं ना नहीं, आप मदद करने। नहीं, मेरे चुनाव में तो उन्होंने 12,000 छोटी छोटी सभाएं की। मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 2024 की इलेक्शन मैं 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। मेरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने 12,000 छोटी बड़ी सभाएं की। हरियाणा के चुनाव में हजारों से, मैं आरएसएस नाराज नहीं है बीजेपी से? कोई फ्रिक्शन नहीं है, मुझे नहीं लगता। कोई फ्रिक्शन नहीं है। नहीं, आरएसएस की नाराजगी का क्या करा? आरएसएस की जितनी आइडियोलॉजी थी, आरएसएस 370 खत्म करना चाहती थी, आइडियोलॉजी थी, पूरा हो गया। 35 से खत्म हो गया। राम मंदिर बनना था, बन गया। ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जगह जगह पर बन ही रहे? ऐसा क्या है जो कि आरएसएस जो है, चूंकि मैं स्वयंसेवक के नाते जो चीजें शाखा में सीखते आया, ऐसा कौन सा चीज है जो मोदी जी ने पूरा नहीं? क्योंकि बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनसे भी आप बात करो, गठबंधन के पॉलिटिशियंस, वो कहते हैं कि अब बीजेपी का ऑपरेशन सिंदूर का जो एजेंडा था वो चलेगा नहीं बिहार में। नरेंद्र सरेंडर का जो नारा है जो राहुल गांधी ने दिया था, वो गठबंधन बार बार कहेगा ये कि अब मोदी जी में वो बात नहीं रही कि वो अब ट्रंप के खिलाफ वो डट के खड़े नहीं हो सकते। ये गठबंधन के नेता कहते हैं। ये उनके कहने से नहीं होगा। बिहारी जो है वो पॉलिटिकली बहुत ही स्ट्रांग हेडेड जीन्स है। बिहारी पैदा ही होता है राजनीति सीखकर, समझकर, बोलकर। जितनी बातें दिल्ली में बड़े बड़े पॉलिटिकल जो टेक्नोक्रेट हैं वो नहीं बता सकते, वो बिहार में एक चाय की दुकान पर आप बैठ जाइए, चाय बनाने वाला आपको वो पूरी कहानी बता देगा। ये हमारा बड़ा पुराना फार्मूला है चीजें भापने का, वहां जाके। और उसके लिए मैं बताऊं कि ये पता है सबों को कि मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लोगों को किस तरह से भारत की सेना ने खत्म कर दिया, किस तरह से उसके आतंकवादी ठिकानों को बिना उसके सीमा में घुसे हुए हमने कैसे मार दिया, कैसे उनके एयरबेस पर हमने अटैक कर दिया। ये सबको पता है, इसीलिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और सरेंडर कौन किया, कैसे किया, काहे किया, आज बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी ने जो भूल की है उसका खामियाजा बिहारी कैसे भोग रहा है, ये सब कुछ पता है। बांग्लादेश बना के भूल किया? निश्चित तौर पर। तो अगर पाकिस्तान इतना बड़ा होता, इतना बड़ा मुल्क होता, आपकी दोनों तरफ होता तो अच्छा होता ना। हम पाकिस्तान से लड़ते ना। आज तो हम 2 देश से लड़ रहे हैं। आज 2 देश से लड़ रहे हैं। उस वक्त तो पाकिस्तान जो है एक ऐसा स्टेट है जो आतंकवादियों का जो है संरक्षक है, पूरी दुनिया इसको समझती है। बांग्लादेश से तो वो अलग हो गया ना, बांग्लादेश ने अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं, हमको आतंकवादियों से मतलब। दोस्त तो था, अच्छा है बस ना सर, अभी हमारे मतलब रेडिकल नेबरहुड थोड़ी कम हुई उस तरह से। नहीं, ये तो अभी आपको शेख हसीना के आने के बाद नजर आया ना। नहीं तो बांग्लादेश तो इसी कारण से तो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा। जैसे नेपाल से लोग आते हैं, भूटान से लोग आते हैं, वैसे ही 71 के पहले जो है कोई बांग्लादेश से नहीं आता था, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति जो है आम जनता में आक्रोश था, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो। 71 के बाद जब आपने कह दिया कि ये मित्र राष्ट्र है, जो हमारी आपकी फीलिंग है, आपके बातचीत से भी ये लग रहा है, उसी कारण से तो घुसपैठिए बढ़ गए ना कि ये तो हमारा ही तो है, कोई दिक्कत थोड़ा है। उसको पाकिस्तानी कह के या आतंकवादी कह के या जासूस कह के हमने नहीं देखा। तो यही तो सबसे बड़ी समस्या है। हमको जो है पाकिस्तान को तोड़ने की क्या आवश्यकता थी, क्या फायदा था? यदि बहुत ताकत थी तो मुजीबुर रहमान चुनाव जीत चुके थे। इस्लामाबाद उनको प्रधानमंत्री नहीं बना रहा था। जब 93,000 सैनिक हमने पकड़ लिए तो हमको मुजीबुर रहमान को उठाना चाहिए था और इस्लामाबाद में बैठा देना चाहिए था। यही तो काम करना चाहिए था ना। और यदि हमने बांग्लादेश बनाना ही था तो हिंदू बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था, मुसलमान बांग्लादेश अलग बनाना चाहिए था। बांग्लादेश को भी 2 में तोड़ना